हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई के स्टडीज़। तो जैसा कि हमको पता है कि चैप्टर हम 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम एग्जीक्यूटिव, और पार्ट 1 उसका हो चुका है। ये पार्ट 2 है। और स्टार्ट करते हैं पावर और पोजीशन प्रेसिडेंट की। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आर्टिकल 74 क्लोज 1 ये कहती है कि जो देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उनके हेड जो होंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे, और वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस देंगे फंक्शंस के कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हो रहे हैं, क्या कर रही है गवर्नमेंट, और उस अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट हैं उस एडवाइस के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है जी। सो हमने ऑलरेडी देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉर्मल हेड हैं गवर्नमेंट के। सो फॉर्मल सेंस में जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास वाइड रेंजिंग पावर है। उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी हैं, लेजिस्लेटिव पावर भी हैं, जुडिशियल पावर भी हैं, इमरजेंसी पावर भी हैं। ठीक है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये पावर जो होती हैं रियलिटी में ये प्रेसिडेंट यूज़ करता है ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऐसा नहीं कि खुद स्वयं यूज़ कर लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के द्वारा ये यूज़ होती हैं सारी पावर। और प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो लोकसभा में जब तक मेजोरिटी है, सबसे बड़ी पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी है, उनका सपोर्ट है जब तक वो है, और उनको हम कहते हैं कि ये रियल एग्जीक्यूटिव है। क्या है ये रियल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मोस्ट ऑफ केसेस में प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है जी। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला कि हम ज़्यादा पावर नहीं दे रहे हैं, रियल पावर नहीं दे रहे हैं, बट हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि अथॉरिटी और डिग्निटी को हम हानि पहुंचा रहे हैं। हम ऐसी पोजीशन बना रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि ना तो वो रियल एग्जीक्यूटिव हो, ना ही वो एक केवल फिगर हेड हो, लेकिन वो हेड हो जो ना तो रूल करे ना ही गवर्न करे। सो इट वांट्स टू क्रिएट अ ग्रेट फिगर हेड। हम ग्रेट फिगर हेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं। नेक्स्ट है भैया डिस्क्रिशनरी पावर प्रेसिडेंट की। ठीक है। सो इन बेसिस पर जो हमने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव हैं, इनके पास सारी पावर होती है, क्या इस बेसिस पर आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास कोई भी किसी भी सर्कमस्टांस में कोई डिस्क्रिशनरी पावर है? आंसर है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट जो है उनके पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ओबलाइज्ड हैं फर्निश करने के लिए सभी इंफॉर्मेशन जो प्रेसिडेंट बुलाएं। तो प्रेसिडेंट अगर बुलाते हैं, आप इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वो उनको देनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट अक्सर लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ कि कंट्री में जो भी मैटर है उनके बारे में। ठीक है, लिख सकते हैं। सो बिसाइड दिस एटलीस्ट 3 सिचुएशन जहां प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं यूजिंग हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन, अपनी खुद की मर्जी से स्वयं जो है वो पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है। पहली फर्स्ट प्लेस पे है, हमने ऑलरेडी नोट किया कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की दी गई है उनको, उसको वो एडवाइस सेंड बैक कर सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, काउंसिल से कह सकते हैं कि इस डिसीजन को आप दोबारा विचार विमर्श कीजिए इस पर। इन डूइंग दिस प्रेसिडेंट अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं। और जब प्रेसिडेंट ये सोचते हैं कि जो एडवाइस है उसमें कुछ कमियां हैं, खामी हैं, ठीक है, कंट्री के इंटरेस्ट में ये नहीं है, तो प्रेसिडेंट काउंसिल से कहते हैं कि आप इस डिसीजन को, इस एडवाइस को रिकंसिडर कीजिए। ऑल्दो जो काउंसिल है वो बाद में भी उसको सेंड बैक सेम एडवाइस को दोबारा ही भेज सकती है प्रेसिडेंट पे, और प्रेसिडेंट वहाँ बाउंड है उस एडवाइस को। यानी एक बार एडवाइस भेजी, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपको इसको दोबारा देखिए, इसको दोबारा विचार विमर्श कीजिए, तो उसी एडवाइस को फिर वो भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वहाँ प्रेसिडेंट बाउंड है वो अपनी एडवाइस देने के लिए। रिक्वेस्ट बाय द प्रेसिडेंट टू रिकंसिडर द डिसीजन वुड नेचुरली कैरी ए लॉट ऑफ वेट। सो दिस इज वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। तो डिस्क्रिशन तो यूज करते ही है ना अपनी। सेकेंडली, जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास अपनी वीटो पावर होती हैं, जिससे वो किसी भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं असेंट देने में। तो देखो, हमें पता है कि बिल जो है 2 सदनों से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। इन दोनों से पास होने के बाद जाता है बिल प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जो है वो असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट क्या है? असेंट देते हैं।
या तो असेंट देंगे कि बिल पास हो जाएगा, या उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, रोक देंगे, वो बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा, या उसको रिकन्सिडर करने के लिए दे देंगे, ठीक है, अदर देन मनी बिल जो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है। सो एवरी बिल पास बाय पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट, हर एक बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंट के लिए, और उसके असेंट के बाद ही, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद ही वो कानून बनता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो बिल को बाद में भेज सकते हैं पार्लियामेंट को, कह सकते हैं कि भैया इसको रिकन्सिडर कीजिए, और इस वीटो पावर जो है वो लिमिटेड है। ये जो वीटो पावर है रिकन्सिडर को लिमिटेड इसलिए है, यदि पार्लियामेंट सेम बिल को दोबारा पास कर देता है और फिर प्रेसिडेंट को भेजता है तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। तो हालांकि कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या टाइम लिमिट होगी कि वो असेंट दें, ठीक है, तो टाइम लिमिट नहीं है। दिस मीन्स दैट कि जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल को पेंडिंग कर सकते हैं विदाउट एनी टाइम लिमिट, बिना टाइम लिमिट के उसको बिल को पेंडिंग कर सकते हैं। सो ये जो है इनफॉर्मल पावर देती है प्रेसिडेंट को कि वो अपनी वीटो को यूज़ करें इफेक्टिव मैनर में। तो एक टाइम लिमिट के लिए उन्होंने पेंडिंग कर दिया तो उसको हम कहते हैं कि ये पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो मतलब कि अपनी पॉकेट में उन्होंने बिल रख लिया और वो भूल गए, ठीक है, और वो कितनी भी टाइम से वो पड़ा हुआ है, बिल पेंडिंग पड़ा हुआ, तो उसको इसलिए हम पॉकेट वीटो का नाम देते हैं। थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन आती है पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में। फॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। सो नॉर्मली पार्लियामेंट्री सिस्टम में अ लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, लीडर जिसका लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी सपोर्ट करती है, वो अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन वुड नॉट अराइज, यहाँ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन अराइज नहीं होता, ठीक है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कोई है ही नहीं मेजोरिटी पार्टी, ठीक है, किसी भी लीडर ने क्लियर मेजोरिटी लोकसभा में ली नहीं, तो क्या होगा? तो यहाँ प्रेसिडेंट जो है अपनी डिस्क्रिशन से प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी खुद की डिस्क्रिशन यूज़ करते हैं, और जो सपोर्ट है मेजोरिटी का और हु कैन एक्चुअली फॉर्म रन द गवर्नमेंट, वहाँ वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ एक उनकी अपनी डिस्क्रिशन है। सो 1989 से मेजर पॉलिटिकल चेंजेस बढ़े प्रेसिडेंशियल ऑफिस के, और 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुए 1989 टू 1998, 1989 से 1998 तक, कोई भी सिंगल पार्टी कोalition ने मेजोरिटी अटेन ही नहीं करी। तो मेजोरिटी जब प्राप्ति नहीं करी लोकसभा में, तो ये जो सिचुएशन थी ये डिमांड कर रही थी कि प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन यहाँ हो गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब गवर्नमेंट तो बनेगी ना, रिक्वेस्ट की कि भाई लोकसभा को ख़त्म कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हु कुड नॉट प्रूव मेजोरिटी इन द हाउस। सो इट मे दस बी सेड कि जो प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशन है वो पॉलिटिकल कंडीशन से रिलेट है, और ग्रेटर स्कोप प्रेसिडेंशियल असर्टिवनेस का ये है कि जब गवर्नमेंट्स आर नॉट स्टेबल एंड कोalition ऑक्यूपाई पावर, तो कोalition बनने चालू हुए, तो मोस्ट पार्ट में जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास एक फॉर्मल पावर होल्डर है, वो सेरेमोनियल हेड है नेशन के, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं मेजोरिटी के सपोर्ट में। जब तक उन पे लेजिस्लेचर में मेजोरिटी नहीं होगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो नहीं बन सकते, और इसका मतलब है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं एनी टाइम, और नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनकी जगह लाया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनका एक फिक्स्ड टर्म होता है, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर कंट्री को। सो दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये रोल होता है, और जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो प्रेसिडेंट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी खुद की चॉइस बनाए और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे गवर्नमेंट को रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका इलेक्शन मेथड बिल्कुल प्रेसिडेंट से सिमिलर होता है। ओनली डिफरेंस ये होता है कि जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के नहीं होते। तो इलेक्टोरल, जो देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें एमपीज होते हैं और एमएलएज होते हैं, है ना, जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं उसमें सिर्फ एमपी होते हैं दोनों हाउसेस के, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा majority and agreed to by the Lok Sabha. So Vice President act as an ex officio chairman of Rajya Sabha and takes over the office of President when there is a vacancy by reason of death, resignation, removal by impeachment or otherwise. So Vice President
ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा को हेड करते हैं, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को वो टेक ओवर कर सकते हैं जब यदि वैकेंसी हो, और वैकेंसी क्या रीज़न पे हो, डेथ हो गई हो प्रेसिडेंट की, या रेजिग्नेशन दे दिया हो, या रिमूवल हो गया हो इम्पीचमेंट के द्वारा, जब। सो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं होते। तो बीडी जट्टी ने प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट किया था जब फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ हो गई थी, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आए थे इलेक्टेड होकर, तो बीडी जट्टी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई थी। ठीक है जी, तो ये था वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, एक ये है कि प्रेसिडेंट का रोल चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। 1977 के बाद जो पार्टी पॉलिटिक्स थी इंडिया में वो मोर कम्पिटिटिव हो गई। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में। सो प्रेसिडेंट सिचुएशन में क्या करता, सो कोई भी पार्टी जब और कोalition जब मेजोरिटी इलेक्शन में नहीं प्राप्त कर रहे थे मार्च 1998 में, तो बीजेपी और उसके एलाइज ने 251 सीट सिक्योर की थी 21 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, जिसमें 21 कम थी मेजोरिटी पर जाने के लिए। तो प्रेसिडेंट नारायण ने एक एलैबोरेट प्रोसीजर अडॉप्ट किया। उन्होंने लीडर ऑफ अलायंस से पूछा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनसे पूछा कि टू फर्निश डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम फ्रॉम कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी, कि आप अपना सपोर्ट जो है, जो क्लेम है कंसर्न पॉलिटिकल पार्टी से, वो अपना दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। सो नॉट स्टॉपिंग एट दिस द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो एडवाइज वाजपेयी टू सिक्योर ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 days ऑफ बीइंग स्worn in, कि आपको हम शपथ दिलवा देते हैं, 10 दिन में आपको अपनी क्या साबित करनी पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस साबित करना पड़ेगा कि आपकी गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, प्रूव करनी पड़ेगी किस किस का सपोर्ट आपको है। तो ये था भाई प्रेसिडेंट और उसकी डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या होती हैं। ये नेक्स्ट है भाई प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 74 में 1 में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र होता है। सो कोई भी डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इंडिया में नॉर्मली एक ऑफिस की तो मेंशन होता ही है, वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा क्यों होता है जी। सो वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर इन दिस चैप्टर कि जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी पावर्स केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सो देयरफॉर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर, बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव में ये जरूरी है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास मेजोरिटी लोकसभा में सपोर्ट हो मेजोरिटी का, और ये जो सपोर्ट होता है मेजोरिटी का ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। सो मूवमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज लॉस्ट, जैसे इस मेजोरिटी सपोर्ट अगर खोता है तो प्राइम मिनिस्टर भी अपना ऑफिस खो देते हैं। फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद बहुत साल तक कांग्रेस पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी पार्टी के रूप में रही, उनके जो लीडर थे वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन 1989 से बहुत सारे ओकाजन में जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी लोकसभा में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आई, उन्होंने कोalition बनाया, मेजोरिटी बनाई हाउस में, और ऐसी सिचुएशन में अ लीडर हु इज़ एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स, जो सारे पार्टनर्स थे उसमें जो लीडर सबसे एक्सेप्टेबल था उनको प्राइम मिनिस्टर कोalition का बनाया गया। सो फॉर्मली एक लीडर जो सपोर्ट मेजोरिटी का मिला वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर के रूप में। सो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड प्राइम मिनिस्टर फिर डिसाइड करते हैं कि कौन मिनिस्टर्स होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो रैंक अलोकेट करते हैं, पोर्टफोलियो अलोकेट करते हैं मिनिस्टर को, वो बताते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेरे मिनिस्टर्स कौन से होंगे। सो सीनियोरिटी के हिसाब से, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स की रैंक दी जाती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक दी जाती है, डिप्टी मिनिस्टर की रैंक दी जाती है। सेम मैनर में चीफ मिनिस्टर स्टेट के भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। वो मिनिस्टर अपनी खुद की पार्टी से या कोalition से चूज़ करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है, तो इफ़ समवन बिकम्स ए मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, यदि कोई प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनता है बिना एमपी बने, तो सबसे पहले एमपी बनना होगा, और बिना एमपी बने अगर बन जाता है तो ऐसे पर्सन को 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी पड़ेगी।
ठीक है, नहीं तो वैकेट हो जाएगी उसकी सीट, ठीक है। सो दूसरे से नेक्स्ट है भाई साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के पहले क्या हुआ था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज था वो टाइम और रिक्वायरमेंट के द्वारा सिचुएशन के हिसाब से वो था, लेकिन वेरी लार्ज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत बहुत बड़े बड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज होने लगे, बहुत बहुत लोग उसमें आने लगे। सो बिसाइड जब कोई भी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, देयर वाज ए टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय गिविंग देम मिनिस्ट्रियल पोजीशन, कि भाई ये हमारी कॉलिशन के हैं, ये यहाँ से बिहार के नेता हैं, ये कॉलिशन के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो इनको मिनिस्टर का पद दे दो इनको, तो ये सब चीज़ चल रही थी। सो दिस वाज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स ऑल्सो। सो देयरफॉर एक अमेंडमेंट होता है जहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लिमिट कर दिया जाता है कि 15% से ज़्यादा टोटल नंबर जितने भी मेंबर हैं उसमें से 15% जो हैं हाउस ऑफ पीपल में और असेंबली में, और इन द केस ऑफ स्टेट जो है वो फिक्स कर दिया गया कि इससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होंगे। तो 15% ये फिक्स हो गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। चलिए, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस प्रोविजन का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री है वो विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लाइज टू रिजाइन। यदि अगर उनने लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल इंडिकेट करता है कि जो मिनिस्ट्री है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है पार्लियामेंट की, और कलेक्टिवली वो गवर्न करती है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सोलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट पर बेस है। और ये बताती है कि जो वोट है नो कॉन्फिडेंस का, यदि एक सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ भी चला जाता है और वो पास हो जाता है नो कॉन्फिडेंस, तो रेजिग्नेशन हो जाएगा पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और ये भी इंडिकेट करता है कि यदि मिनिस्टर एग्री नहीं हुए किसी पॉलिसी से, किसी डिसीजन से कैबिनेट के, सो उनको या तो डिसीजन एक्सेप्ट करो या रिज़ाइन करो, क्योंकि सभी मिनिस्टर्स पे बाइंडिंग होता है कि वो एग्री करें पॉलिसी को फॉर विच देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक प्री एमिनेंट प्लेस गवर्नमेंट पे इंजॉय करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। बिना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और काउंसिल का जो एग्जिस्टेंस है केवल जब है जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले लेते हैं ऑफिस की, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर के बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जब ओथ ले लेते हैं जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, नहीं बनती है। और यदि डेथ या रेजिग्नेशन हो जाए प्राइम मिनिस्टर का, तो ऑटोमेटिकली जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भंग हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। लेकिन अगर डिमाइज हुई है, डिसमिसल हुआ है, रेजिग्नेशन हुआ है मिनिस्टर का, ओनली क्रिएट अ मिनिस्टर वैकेंसी, यानी मिनिस्टर का कुछ ऐसा हो जाए तो केवल एक वैकेंसी बन जाती है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का ही रेजिग्नेशन हो जाए, डेथ हो जाए, तो पूरी ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्लियामेंट ऑन द अदर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एक लिंक बना के चलते हैं, एक तरफ प्रेसिडेंट के साथ और पार्लियामेंट के साथ, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के साथ। So it is the role of the prime minister which led पंडित नेहरू to describe him as a linchpin of government, ठीक है। और साथ ही साथ it is also the constitutional obligation, प्राइम मिनिस्टर का एक constitutional obligation भी होता है कि वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करें सभी डिसीजन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, यूनियन के अफेयर्स में और लेजिस्लेशन के प्रपोजल में। तो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं इन सभी क्रूशियल डिसीजन में गवर्नमेंट के और डिसाइड करते हैं पॉलिसीज गवर्नमेंट की। सो पावर wielded by the prime minister flows from various sources. कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लीडरशिप ऑफ लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करना, लोकसभा का लीडर बनना, कमांड करना ब्यूरोक्रेटिक मशीन पर, मीडिया का एक्सेस करना, पर्सनैलिटीज़ प्रोजेक्शन करना ड्यूरिंग इलेक्शन, प्रोजेक्शन करना नेशनल लीडर, इंटरनेशनल समिटरी जितनी भी होती है, फॉरेन विजिट होती है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का नेशनल लीडर अपना प्रोजेक्शन करना। तो ये प्राइम मिनिस्टर के काम होते हैं। हाउएवर जो पावर जिससे प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली अपने यूज़ करते हैं वो पॉलिटिकल कंडीशन पर निर्भर भी करती है, क्योंकि जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो
सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जब तक मेजोरिटी सिक्योर नहीं करती लोकसभा में। 1989 से हमने बहुत सारे कॉलिशन गवर्नमेंट देखे इंडिया में, और इनमें से बहुत सारे गवर्नमेंट जो हैं वो पावर में नहीं रहे फुल टर्म के लिए लोकसभा में। सो देवर आइदर या तो रिमूव हो गए या रिज़ाइन कर दिया, लॉस ऑफ सपोर्ट भी, मेजोरिटी ने सपोर्ट छोड़ दिया। सो ये जो डेवलपमेंट थे उन्होंने जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का जो वर्किंग थी उनको अफेक्ट किया। फर्स्ट प्लेस पर ये जो डेवलपमेंट हुए, इन्होंने एक ग्रोइंग डिस्क्रिशनरी रोल प्रेसिडेंट का बढ़ा दिया प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन में। दूसरा, जो कोalition नेचर था इंडियन पॉलिटिक्स का इस पीरियड में, वो कंसल्टेशन ज़्यादा होने लगी पॉलिटिकल पार्टनर्स के बीच में, और जिससे जब कंसल्टेशन जब ज़्यादा बढ़ने लगी तो इरोजन हुआ प्राइम मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी का। तीसरा, ये रिस्ट्रिक्शन लाए वेरियस प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर, जैसे चूजिंग द मिनिस्टर, डिसाइडिंग देयर रैंक और पोर्टफोलियो, वहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया प्राइम मिनिस्टर पर। चौथा, इवन द पॉलिसीज और प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अलोन, कि केवल प्राइम मिनिस्टर ने अलोन करेंगे, हम कोalition के पार्टनर हैं तो हमें भी डिसाइड करनी दी जाए। तो पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी की एक साथ जब आई, प्री पोल और पोस्ट पोल अलाई बनी, तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। सो पॉलिसीज़ जो फ्रेम हुई, बहुत सारे नेगोशिएशन हुए, कॉम्प्रोमाइज़ हुए एलाइज के साथ। सो इस एंटायर प्रोसेस में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक नेगोशिएटर के रूप में बने रह गए, ना कि वो लीडर ऑफ गवर्नमेंट। सो लीडर ऑफ गवर्नमेंट जो मेन फंक्शन था वो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगोशिएटर के रूप में दिखे। स्टेट लेवल पर सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं, कुछ वेरिएशन वहाँ होते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन ये है कि वहाँ गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा राज्य में। सो चीफ मिनिस्टर जबकि जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है, लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का असेंबली में, और जो गवर्नर होता है उसके पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जबकि जो मेन प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री सिस्टम की है वो स्टेट लेवल पर भी सेम ऑपरेट होती है। ठीक है जी। तो ये था हमारा कि प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है कैसे लोकसभा में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ था। नेक्स्ट चैप्टर में हम करते हैं अपना बाकी का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।